तारीख 6 अगस्त 1945। समय सुबह के 8:15 और एक धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने कुछ सेकंड्स में जापान के लाखों लोगों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। यह सुबह जापान के इतिहास में सबसे भयानक और दर्दनाक सुबह थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल को रवाना हो रहे थे। आम जिंदगी घरों और सड़कों पर रोज की तरह अपने अपने कामों में बिजी थी। लेकिन अचानक लोगों ने आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा, जो कुछ सेकंड्स में जमीन पर आ गिरा, जिसके जमीन को छूते ही एक बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर केवल धुआं दिख रहा था। आग का एक बड़ा गोला दिख रहा था। चारों ओर तबाही दिख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया है। उस समय इन एक्सप्लोजन पॉइंट्स का तापमान कुछ 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद अगस्त 9, 1945 को 11:02 पर आसमान से दूसरी तबाही जापान की धरती पर आ गिरी, जिसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने हथियार डाल दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। इस तरह दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब की तबाही और दूसरे विश्व युद्ध के भयानक अंत को देखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये शुरू कैसे हुई? आखिर इतिहास में इतनी बड़ी जंग एक बार फिर क्यों लड़ी गई? हिटलर को ही क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार माना जाता है? क्यों हिटलर के नाजिज्म ने वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जंग को जन्म दिया? और आखिर कैसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए लीग ऑफ नेशंस को बुरी तरह फेल होते देखा गया? वर्ल्ड वॉर 2, जिसे हम ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं, इस वॉर को काफी बड़े लेवल पर लड़ा गया, जिसमें सभी बड़ी पावर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वॉर में दुनिया 2 भागों में बटा हुआ पाया गया, एकदम वर्ल्ड वॉर 1 की तरह। बस वहाँ एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच जंग थी और यहाँ एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच। इस जंग को टोटल वॉर का भी नाम दिया गया, जिसका रीजन वॉर में मेनली सिविलियंस का इन्वॉल्वमेंट था। यानी इस वॉर से पहले सिविलियंस को जंग का पार्ट नहीं बनाया जाता था, लेकिन यहाँ सिविलियंस को भी नहीं बख्शा गया। इस वॉर में सिविलियंस ने भी अपने देश का साथ देने के लिए जो बन पड़ा किया, जिस कारण सभी देश कॉमनर्स को भी जंग का हिस्सा मानने लगे। आर्मीज ने लोगों के घरों, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स और पब्लिक प्लेसेस पर भी बमबारी की, जिससे आर्मी की मदद करने वाले लोगों का भी खात्मा हो सके। इस वॉर में सभी देशों ने अपने हर रिसोर्स को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिससे देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, एयरफोर्स और आर्मी खास तौर पर आते हैं। इस जंग की शुरुआत तारीख को लेकर भी एक डिबेट रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वॉर सितंबर 1, 1939 को शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग इसकी शुरुआत 1937 के सीनो जापानीज वॉर को ही मानते हैं। इसका अंत एटॉमिक बॉम्ब अटैक के साथ अगस्त 1945 को हुआ, जब जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 60 से लेकर 80 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 50 मिलियन लोग सिविलियंस थे और 25 मिलियन सोल्जर्स। दुनिया में इसके बाद और इससे पहले इतने बड़े नंबर्स में कभी इतने लोगों की जान नहीं गई थी, जिस वजह से इस वॉर को डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, जिसे अलायंसेस के नाम से जानते हैं। पहली पावर का नाम था एलाइज पावर, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस आते थे। दूसरी थी एक्सिस पावर, जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान आते थे। वैसे आपको बता दें कि इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज पावर के साथ था, लेकिन कुछ चीजों को लेकर मन मुटाव के कारण इटली ने अपना पाला बदल लिया और एक्सिस पावर का हाथ थाम लिया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीजन वर्ल्ड वॉर 1 का एंड रिजल्ट था, जिसने पूरे जर्मनी के लोगों में एक बदले की भावना जगा दी। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट कर रहा था, जिससे इसकी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग थी। जर्मनी एक पावरफुल और स्ट्रांग नेशन था, इतना कि वॉर के बारे में जानकर भी जर्मनी बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि जर्मनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर भर भर के पैसा लगाता और उन्हें बड़ा और स्ट्रांग करता जाता। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने से पहले ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइज पावर ने सेंट्रल पावर्स को बुरी तरह हरा दिया। सेंट्रल पावर्स में कॉमनली जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ओटोमन एम्पायर आते थे, जिसमें जर्मनी के साथ सबसे बुरा बर्ताव किया गया।
जीते हुए देशों ने हारने वाले देशों को कहीं का नहीं छोड़ा। यूके, फ्रांस और रशिया ने हारने वाले देशों के टुकड़े कर दिए और उन्हें आपस में बांट लिया। 1918 के एंड तक जर्मनी केवल एक हारा हुआ टुकड़ों में बटा देश था, जिसके पास एलाइज देशों की डिमांड्स मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वॉर ने जर्मनी की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया और उन्हें अलग अलग देशों का हिस्सा बना दिया गया। वॉर के बाद जर्मनी में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए। जर्मनी के लोगों में एक डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ रिच और पुअर में एक ह्यूज गैप आ गया था, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ता चला गया। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट और कई डिजीजेस भी देखी गई। कई लोग तो केवल स्टारवेशन और बीमारियों के चलते ही मारे गए। जर्मनी के पास अपना देश चलाने के लिए ना तो सरकार थी ना ही पैसा, जिसके कारण ये देश डूबता चला गया। इस देश के रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट फ्रांस और बाकी देशों ने बांट लिए थे। जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ तरह तरह की ट्रीटी साइन की थी, जिसमें इतने कड़े नियम थे जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकते थे। वॉर के बाद जर्मनी से सब छीन गया, उसके लोग, उसका स्टेटस, उसकी आर्मी, उसकी पहचान। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जब जर्मनी हार गया तो एलाइज कंट्रीज ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की, जिसमें काफी हार्श और ह्यूमिलिएटिंग प्रोविजंस थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई 28 जून 1919 को ऑफिशियली वॉर एंड के नाम से साइन की गई, जिसमें जीतने वाले सभी देशों ने अपनी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डिमांड्स रखी। लेकिन इन सब में फ्रांस ने सबसे हार्श डिमांड्स रखी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यूरोप के मैप पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है, जिस कारण फ्रांस आने वाले फ्यूचर में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके लिए फ्रांस ने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ रेपरेशंस, डीमिलिटराइजेशन ऑफ द राइनलैंड रीजन एंड द वॉर गिल्ट क्लॉज की डिमांड की। आपको बता दें कि राइनलैंड जर्मनी और फ्रांस के बीच का एरिया है, जो कि जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी था। लेकिन फ्रांस का कहना था कि जर्मनी कम से कम इस एरिया में अपनी आर्मी को कभी भी नहीं खड़ा करेगा, जिससे फ्रांस की सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा वॉर के दौरान वैसे तो हर देश का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फ्रांस ने सारा का सारा नुकसान जर्मनी के सिर थोप दिया। फ्रांस ने जर्मनी को वॉर गिल्ट बताया और वॉर में हुए लॉस को पे करने को कहा। जर्मनी पर उस टाइम में करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स का पेमेंट थोपा गया था। इसके अलावा ट्रीटी में डीमिलिटराइजेशन ऑफ मिलिट्री की डिमांड भी शामिल थी। जर्मनी एक लिमिट से ज्यादा मिलिट्री नहीं रख सकता था। इन सारी डिमांड्स ने जर्मनी के लोगों में गुस्सा भर दिया। वो इस ट्रीटी के एकदम खिलाफ थे। इस ट्रीटी ने उनमें बदले की एक भावना जगा दी थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई की डिमांड्स को मानने के अलावा वाइमार रिपब्लिक के पास और कोई चारा नहीं था। वाइमार रिपब्लिक जर्मनी की न्यू गवर्नमेंट थी, जिसने इस ट्रीटी पर साइन किया था। इस कारण से लोगों में वाइमार रिपब्लिक के खिलाफ भी ये गुस्सा था। वो कहीं ना कहीं अपनी हालत का जिम्मेदार वाइमार रिपब्लिक को भी मानने लगे थे। इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था, ये सोचकर कि अब फिर कभी कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। लीग ऑफ नेशंस का काम दुनिया में पीस और हार्मनी स्टैब्लिश करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके सामने ही कई देशों ने अपनी मनमानी की और लीग ऑफ नेशंस का कहा नहीं माना। इसे 1919 में एक पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर बनाया गया था। इसे बनाते समय ये बात फाइनल हुई थी कि अगर कभी किसी भी देश के बीच कोई परेशानी होगी तो वो लीग ऑफ नेशंस में शांति से बात करके उसे सुलझाएगा, न कि किसी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसे एक फेलियर के रूप में देखा गया। कई देशों ने इसे ज्वाइन ही नहीं किया और जिन्होंने किया वो बाद में इसे छोड़कर चले गए, जिसमें जर्मनी और यूएसएसआर आते हैं। बाकी लीग के पास खुद की कोई आर्मी भी नहीं थी जिसके थ्रू ये किसी भी मिलिट्री अग्रेशन को रोक पाए। ऐसे में लीग ऑफ नेशंस का फेल होना भी आखिरी में वर्ल्ड वॉर 2 का एक बड़ा रीजन बना। वॉर के बाद जर्मनी पहले ही काफी परेशानियों और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। बाकी बची कुची कसर ट्रीटी ऑफ वर्साई और वॉर गिल्ट पेमेंट ने पूरी कर दी थी। ट्रीटी के हार्श सैंक्शंस ने वहां के लोगों को काफी बुरी हालत में पहुंचा दिया। अपने देश के लोगों की हालत देख के वहां की गवर्नमेंट ने दबाकर पैसा छपवाया, जिसने जर्मनी की हालत और खराब कर दी और महंगाई खुद पर खुद बढ़ती चली गई। खैर, एक समय तो ऐसा आया कि जर्मनी में हर इंसान के पास भर भर के पैसा था। लोग कार लोड्स और पैसे से भर भर के केवल एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाया करते थे। बच्चे पैसों के बंडल से खेला करते थे।
जर्मनी के पैसे की वैल्यू बुरी तरह से गिरती चली गई। जर्मनी की इतनी खराब हालत देखकर अमेरिका ने जर्मनी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और डॉस प्लान को लॉन्च किया, जिसने जर्मनी की हालत सुधारने में मदद की। 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली, लेकिन ये स्टेबिलिटी भी कुछ वक्त की थी। 1929 में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। इस इंसिडेंट ने दुनिया में मंदी का दौर ला दिया था। इवन अमेरिका की भी अगले 3 साल तक इनकम सीधे हाफ पर पहुंच गई थी। फैक्ट्रीज बंद होने लगी थी, एक्सपोर्ट्स गिरते चले गए, फार्मर्स की हालत खराब हो गई और मार्केट में पैसा खत्म हो गया। इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ 2 झटके लगे। एक, यूएसए के फाइनेंशियल एड बंद होने से, दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आने से। जर्मनी की हालत और बिगड़ती चली गई। 1932 तक जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट छाने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर अपने चरम पर था कि करीब 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू कर दिए। लोग बड़े बड़े बैनर लेकर विलिंग टू डू एनी वर्क लिखकर काम मांगने लगे। लोगों का सरकार से विश्वास भी डगमगाने लगा था। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे, लेकिन वाइमार रिपब्लिक के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। जिसके बाद फाइनली हिटलर इन सभी सिचुएशंस का फायदा उठाता है। वर्ल्ड वॉर 2 का जिम्मेदार हिटलर था, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसे? इस बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर एक सीधे साधे परिवार से आने वाला लड़का जो केवल प्रीस्ट और आर्टिस्ट बनना चाहता था, इतना बड़ा क्रूर तानाशाह कैसे बन गया? आखिर कैसे हिटलर ने करोड़ों लोगों को बिना सोचे मौत के घाट उतार दिया? ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी की हालत नाजुक थी। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पार्टी का प्रचार करने लगा। वो बड़ी बड़ी रैलीज करता, लोगों को इकट्ठा करता, नारेबाजी करता और सबसे जरूरी चीज स्पीचेस देता। हिटलर की आवाज में जादू था। वो अपने भाषण से किसी को भी मैनिपुलेट करने की क्षमता रखता था। उसने अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया और ज्यादा से ज्यादा जर्मनी को अपनी बातों में फंसा लिया। हिटलर ने लोगों से वादा किया कि वो जर्मनी की किस्मत को बदल देगा। वो ट्रीटी ऑफ वर्साय को कभी नहीं मानेगा और जर्मनी का बदला बाकी के सभी देशों से लेगा। जर्मनी की जनता हिटलर की बातों से प्रभावित हुई, जिसके बाद जर्मनी में चुनाव हुए और हिटलर की नाजी पार्टी उसमें जीत गई। कुछ समय बाद हिटलर की लोगों में पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। जिसके बाद हिटलर जर्मनी में एक एनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी की सारी पावर सौंप दी। हिटलर के हाथ में सत्ता के आते ही इसने जर्मनी का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इसने सबसे पहले 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया, फिर 1938 में राइनलैंड नाम की जगह को वापस अपने कब्जे में किया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साय के अकॉर्डिंग जर्मनी से छीन ली गई थी। साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया गया। इसके बाद हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर अपना रुख मोड़ा और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी थी। हिटलर ने अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए वॉर का डिसीजन लिया। सितंबर 1, 1939 को हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है। इस हमले के लिए भी जर्मनी एक अच्छा खासा प्लान बनाता है। जर्मनी अपने ही सैनिकों को पोलैंड की यूनिफॉर्म पहनाकर खुद के खिलाफ एक अनाउंसमेंट करवाता है, जिससे लोगों को लगे कि पोलैंड ने पहले जर्मनी पर हमला बोला है। जर्मनी तो केवल उसके किए हुए का जवाब दे रहा है। तो बस प्लान के सक्सेसफुल होते ही जर्मनी पोलैंड पर हमला बोलता है, जिसके बाद 2 दिन के अंदर ही इस वॉर में फ्रांस और यूके भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों ने पोलैंड के साथ एक अलायंस बनाई हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी देश इन तीनों में से किसी के ऊपर भी हमला बोलता है तो बाकी के दोनों देश उस देश की तरफ से लड़ेंगे। जिसके बाद 3 सितंबर को यूके और फ्रांस जर्मनी पर अटैक कर देता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड कनाडा भी शामिल हो जाते हैं। वॉर की शुरुआत में जर्मनी के साइड से जापान और इटली होते हैं, जो हर हाल में जर्मनी का साथ देने को तैयार रहते हैं। ये दोनों देश जर्मनी की ओर से वॉर एंड तक लड़ते हैं। आपको बता दे कि आखिर वर्ल्ड वॉर 1 में जो इटली, यूके और फ्रांस की ओर से लड़ता है, वो इस बार अपनी साइड चेंज क्यों कर लेता है? दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में इटली को एलाइज पावर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है।
वो इटली की डिमांड्स पर भी ध्यान नहीं देते और तो और वॉर एंड में बाकी सभी देशों को भर भर के फायदा होता है, लेकिन इटली के हिस्से कुछ नहीं आता। इवन इसकी तो वॉर के कारण इकोनॉमिक कंडीशन और खराब हो जाती है। इटली इन सारी बातों से एलाइड पावर से नाराज होता है, जिस कारण से इस बार वो जर्मनी का साथ देता है। वॉर की शुरुआत में हिटलर समझदारी दिखाता है और सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला लेता है। वो चाहता था कि जर्मनी एंड सोवियत यूनियन एक साथ पोलैंड पर हमला करे, जिससे उसे तुरंत सरेंडर करना पड़े, जिसके बाद जर्मनी और सोवियत यूनियन उसे आपस में बांट ले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों देशों ने उस पर एक साथ हमला किया और जीतने के बाद उसे आपस में आधा आधा बांट लिया। ये सब देखकर फ्रांस और यूके भड़के हुए होते हैं। इस बात को समझते हुए हिटलर इन दोनों देशों को पीस का एक प्रस्ताव भी भेजता है, लेकिन ये दोनों देश उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे जंग जारी रहती है। अब एक तरफ जहां हिटलर पहले राइनलैंड, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर चेकोस्लोवाकिया, फिर पोलैंड सभी देशों पर कब्जा करता जा रहा था, वही सोवियत यूनियन को भी ये सब नजर आ रहा था और वो भी अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए जगह जगह इन्वेजन करने लगा। उसने पोलैंड का आधा हिस्सा लेने के बाद बाल्टिक नेशंस पर हमला किया, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते थे। सोवियत यूनियन इन तीनों देशों को आसानी से जीत लेता है। इसके बाद सोवियत यूनियन फिनलैंड पर कब्जा करता है, जिसके बाद सोवियत यूनियन खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लेता है। दूसरी ओर हिटलर की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हासिल करने की चाह और बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वो अप्रैल 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे पर भी हमला बोल देता है, जिससे वो आयरन ओर के शिपमेंट्स को एलाइज पावर से बचा सके। दरअसल एलाइड पावर्स जर्मनी को रोकने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे थे, जिसमें स्वीडन से जर्मनी तक आयरन ओर को कट ऑफ करना भी उनका एक प्लान था। हालांकि वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। ऊपर से डेनमार्क और नॉर्वे को भी जर्मनी जीत लेता है, लेकिन अब जर्मनी फ्रांस के लगातार इन्वॉल्वमेंट से काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाता है। लेकिन इस बार भी जर्मनी फ्रांस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 की तरह बेल्जियम के सहारे फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाता है। फ्रांस पर अटैक में इटली जर्मनी का साथ देता है, जिसके बाद 10 जून को इटली फ्रांस पर अटैक करता है। दोनों देश मिलकर करीब 14 जून तक फ्रांस के पेरिस तक पहुंच जाते हैं और फ्रांस को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। 8 दिन बाद फ्रांस जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन करता है और हार मान लेता है। जर्मनी का फ्रांस को केवल कुछ दिनों में हराना बहुत बड़ी बात थी। इस इंसिडेंट के बाद लोग हिटलर से डरने लगे थे। कोई देश नहीं चाहता था कि हिटलर उनसे पंगा ले। हर तरफ हिटलर के नाम का डंका बज रहा था। लेकिन यूके अब भी हार नहीं मानता। वो हिटलर के शांति प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद जुलाई में जर्मनी और यूके के बीच एयर बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हो जाती है। ब्रिटेन की उस समय एयर पावर काफी ज्यादा मजबूत थी, जिस कारण दोनों देश आपस में हवा में लड़ते हैं। लेकिन यहाँ जर्मनी की एयरफोर्स यूके की एयरफोर्स के सामने वीक पड़ जाती है, जिसके बाद हिटलर प्लेन्स के थ्रू यूके की अलग अलग स्टेट्स पर बॉम्ब गिरवाने लगता है। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। ब्रिटेन हार मानने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच जर्मनी, इटली और जापान के ट्राइपार्टाइट पैक्ट को हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे एक्सिस की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद एक्सिस पावर्स भी हिटलर का सपोर्ट पाकर अपना दमखम दिखाने लगती है, जिससे इटली ग्रीस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ ब्रिटेन ग्रीस की मदद के लिए खड़ा रहता है, जिससे इटली को ग्रीस में ब्रिटेन की आर्मी खदेड़ देती है। लेकिन हिटलर यहाँ इटली का साथ देने के लिए अपनी आर्मी भेजता है, जिससे दोनों देश दूसरी बार ग्रीस पर अटैक करते हैं और उसे भी जीत लेते हैं। अब ऐसे करके कुछ समय के लिए वॉर चलता जाता है। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप में हिटलर की मदद के लिए हर कोई तैयार था, जिसके कारण हिटलर इस समय अपनी पावर के पीक पर था। लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहाँ एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाता है। दरअसल जैसे ही हिटलर को दिखता है कि वो वॉर जीत रहा है, वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग हिटलर ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, जो कि यूएसएसआर का पार्ट होता है। हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके लिए ऑपरेशन बारबारोसा चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत हिटलर सबसे पहले अपने और सोवियत यूनियन के साथ की गई रिबेनट्रॉप पैक्ट को तोड़ देता है। हिटलर को लगता है कि सोवियत यूनियन को आराम से हरा देगा। हालांकि स्टार्टिंग में होता भी ऐसा ही है। जर्मन आर्मी धीरे धीरे करके सोवियत यूनियन को ईस्ट की ओर से जीत रहा होता है। वो एक एक करके सोवियत के देशों को जीतता चला जाता है।
लेकिन केवल दिसंबर तक। उसके बाद सोवियत यूनियन में बहुत ही भयानक बर्फबारी होने लगी, जिसमें केवल सोवियत यूनियन ही लड़ने में सक्षम थी। बाकी किसी भी देश के लिए इतनी बर्फ में लड़ना नामुमकिन था। इसलिए ठंड का महीना आने से पहले जर्मनी सोवियत का जितना पार्ट जीत सकती थी जीतती है। लेकिन उसके बाद सोवियत आर्मी पूरी जर्मन आर्मी को उल्टे पांव बर्लिन तक खदेड़ देती है। हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब हो जाता है। सोवियत यूनियन की आर्मी हिटलर की सेना को मात देती है, जिससे सोवियत यूनियन का भी दुनिया में एक नया दौर देखने को मिलता है। वैसे अमेरिका अब तक वॉर से बाहर रहता है, लेकिन जापान पैसिफिक ओशन में अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के आइलैंड पर बॉम्बिंग कर देता है, जिसके बाद अमेरिका वॉर का पार्ट बन जाता है। ये वॉर लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वॉर पर से कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन वो वॉर होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला लेता है। जहां हिटलर को जब खबर मिलती है कि जर्मनी वॉर में हार गया है, वो खुद को और अपनी वाइफ को शूट कर देता है, जिसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत होता है। हिटलर की मौत की खबर जैसे ही न्यूज में आती है, जर्मनी सरेंडर कर देता है, लेकिन जापान अभी भी हार नहीं मानता। वो अभी भी अपनी ओर से इस वॉर को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश के जवाब में अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब दाग देती है। अमेरिका जापान की 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी पर एक एक करके न्यूक्लियर अटैक करता है, जिसके बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जापान पर इस न्यूक्लियर बॉम्ब का काफी खराब असर पड़ता है, जिससे उभरने में उसे सालों लग जाते हैं। हालांकि उस न्यूक्लियर अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो जाता है। 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 से यूरोप पर काफी फर्क पड़ता है। केवल यूरोप पर ही नहीं, पूरी दुनिया ही बुरी हालत में होती है। दुनिया ने पहली बार इतनी बड़ी वॉर देखी थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 भी इससे पहले हुई थी, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब ने इस वॉर को एक भयानक रूप दे दिया था। पूरी दुनिया ने पहली बार किसी न्यूक्लियर वेपन का इतना खतरनाक इस्तेमाल देखा। वो बात अलग है कि इसके बाद हर देश अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करने लगे। वॉर के एंड में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, मिलियंस ऑफ लोग होमलेस हो गए। यूरोपियन इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई, जिसके साथ यूरोपियन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो गया। इवन वॉर को जीतने वाले देश भी बुरी कंडीशन में थे। अमेरिका ने अपने लाखों सोल्जर्स खो दिए। सोवियत यूनियन भी पैसों की तंगी से जूझ रहा था। आगे चलकर इन दोनों देशों में एक कोल्ड वॉर का दौर भी देखने को मिला, जो सालों साल चला और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद शांत हुआ। इस वॉर के बाद कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म भी खत्म हो गया। जर्मनी और इटली में डिक्टेटरशिप भी खत्म हो गई। जर्मनी को 2 भाग में बांट दिया गया, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए कंट्रोल करते थे और ईस्ट जर्मनी को यूएसएसआर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अफ्रीका और एशिया में फ्रीडम और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलने लगे, या यूं कहिए कि काफी तेज हो गए, जिसमें ब्रिटेन की कॉलोनीज इंडिया, म्यांमार और इजिप्ट, अमेरिका की कॉलोनी फिलीपींस, फ्रांस की कॉलोनी इंडो चाइना और डच की कॉलोनी इंडोनेशिया शामिल थे। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी ही, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ता देखा गया। इसके अलावा यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वैसे भी वो किसी काम का था नहीं। हालांकि यूएन से जो उम्मीदें थी वो उस पर खरा उतरा। यूएन ने दुनिया में पीस लाने की पूरी कोशिश की। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इंडिया ब्रिटेन के अंडर आता था, जिससे वो ऑटोमेटिकली एलाइज पावर का पार्ट बन गया था, जिसके कारण इंडिया से करीब 2.5 मिलियन सोल्जर्स एक्सिस पावर के खिलाफ लड़े थे, जिसमें से करीब 87,000 इंडियन ट्रूप्स ने अपनी जान गंवा दी थी और करीब 34,354 सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके अलावा करीब 67,340 इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत के न सिर्फ सैनिकों को युद्ध में उतारा, बल्कि हमारे यहाँ से खाने पीने का सामान वगैरह भी अब लंदन एक्सपोर्ट होने लगा, ताकि वहाँ लड़ रहे सिपाहियों को खाने की कमी न झेलनी पड़े। और तो और इन दिनों बंगाल के मजदूरों को अब वेजेस के तौर पर अनाज के बदले पैसे दिए जाने लगे और सारा अनाज बाहर भेजा जाने लगा। अब मजदूरों के हाथ में पैसे थे, लेकिन बाजार में अनाजों की कमी के चलते अनाजों की ऊंची कीमत आम जनता के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। ऐसे में छोटे छोटे खेतीहर और मजदूर वर्ग के लोग अपने घर कर ब्रिटिश सेना में नौकरी ढूंढने चल दिए। ऐसे में लाखों औरतें, बूढ़े और बच्चे
सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए। 1943 में बंगाल में फेमाइन आ गया, जिसमें लगभग 30 लाख आम आबादी भूख और बीमारियों से मारी गई। हमारे यहाँ से पहले से ही जूट और कॉटन जैसे कच्चे माल ब्रिटेन भेजे जा रहे थे, जिससे कि इंडिया उनके लिए बस एक मार्केट बना हुआ था। अब ऐसे में अनाजों और खाने के सामान का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भारत को लंगड़ा कर रहा था। हालांकि युद्ध समाप्ति के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन अब जोरों पर था और युद्ध में हुए बर्बादी के बाद अब ब्रिटिश सरकार भी इतने बड़े लेवल पर हो रहे आंदोलन को दबाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। तब जाके कहीं 1947 के अगस्त में भारत ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त हुआ। हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड वॉर 2 का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।